तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इंस्टीट्यूट में, द ड्रीम लाइट इंस्टीट्यूट में। प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था हमने कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था क्लास 10th का, ठीक है, हिंदी मीडियम में, उसके हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, अब जो हम, ठीक है, यहाँ पर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रकार है, ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया के जो कुल प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से जो पहला प्रकार हमारे पास है वो संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। कह रहा है यहाँ पर, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है, एकाल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकाल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझाया गया, अगर मान लीजिए ये दोनों क्या है, ए और बी हमारे अभिकारक हैं और इन दोनों को मिलाने के बाद एक सी उत्पाद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास संयोजन अभिक्रिया होगी। जो बेसिकली संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, छोटे छोटे अभिकारक मिलकर, ठीक है, वे एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, कह भी सकते हैं कि छोटे छोटे पदार्थों को मिलाने के बाद एक बड़े पदार्थ का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया है। तो आप परिभाषा में देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अभिकारक मिलकर एकाल, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, उत्पाद का बनाते हैं। ठीक है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास, ठीक है, ए प्लस में बी जो है आ गया, ए और बी जब आपस में मिले तो हमारा सी का जो है वो निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम समझेंगे, जैसे कोयला का दहन। दहन का मतलब जब कोयला जलाया जाता है तो कोयले के अंदर कार्बन उपस्थित होता है और ऑक्सीजन की सहायता से वो जलाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन और कार्बन जब मिलकर, ठीक है, अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं 2 पदार्थ यहाँ पर मिलकर एकाल पदार्थ को निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद H2O बनता है, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देख सकते हैं यहाँ पर CaO प्लस में H2O, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O से करी जा रही है, तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, तो ये भी हमारे पास संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के बाद हमारे पास एक अभिक्रिया आती है और उसे कहा जाता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। वैसे तो यह अभिक्रिया का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन अभिक्रिया का एक भाग है जिसे हमें समझना है। तो कहता है यहाँ पर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है हमारे पास, ठीक है, कहता है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्म का, ठीक है, पर उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अगर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो वहां पर वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। अब वो ऊर्जा का निर्माण ऊष्मा के रूप में भी हो सकता है, विद्युत के रूप में भी हो सकता है और प्रकाश के रूप में भी हो सकता है। अगर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहां पे वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो कह रहा जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, मीथेन को CH4 को ऑक्सीजन की सहायता से जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ और H2O का निर्माण हुआ और प्लस ऊष्मा का निर्माण भी हुआ है। अगर आप मीथेन को जलाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ग्लूकोज का, अगर ग्लूकोज को अभिक्रिया कराया जाए ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उत्पन्न होगा और प्लस ऊष्मा भी पैदा होगी, तो इसे हम कहते हैं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। अब हम अभिक्रियाओं में दूसरे अभिक्रिया के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। आप सभी ने देखा कि संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ मिलकर एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में इसका उल्टा होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का जो विपरीत होता है वो वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एकाल पदार्थ आगे साउंड में, ठीक है, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच में क्या होगा, वो आगे साउंड में, ठीक है, टूटेगा। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ए पदार्थ था वो टूटकर बी और सी में बिखर गया, ठीक है, ये टूट गया। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद हमारे पास बात करेंगे, अब वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, वैसे तो होती बहुत प्रकार की, लेकिन 10वीं कक्षा में आपको 3 प्रकार की पढ़नी है और ये जो प्रकार है वो बांटे गए हैं आगे कि वो अगर वियोजन अभिक्रिया होगी तो किसके रूप में होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे को समझाया गया, ठीक है, कि अगर मान लीजिए, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार है ऊष्म वियोजन। ठीक है, ऊष्म वियोजन कब बताया जाएगा, कब माना जाएगा, अगर मान लीजिए किसी भी, ठीक है, आगे यौगिक को तोड़ने के
के लिए आपने ऊष्म का प्रयोग करा है, ठीक है, तो हम उसे ऊष्म वियोजन कहेंगे। तो कहता है ऊष्म वियोजन जो होता है, ऊष्म द्वारा किया गया वियोजन ऊष्म वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए यहां पे हम समझेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, FeSO4 था, ठीक है, यहां पर, ठीक है, हमारे पास आयरन सल्फेट था, आपने यहां पर ऊष्म, ठीक है, दिया, मतलब कि ऊष्म को हमने यहां पर, ठीक है, क्या करा, उपस्थित करा। देन उसके बाद क्या हुआ, FeSO4 जो था वो Fe2O3 SO2SO3 में, ठीक है, ये टूटकर 3 या 2 से अधिक भागों में बिखर गया। तो हमें FeSO4 को तोड़ने के लिए हमने ऊष्म का प्रयोग करा, तो ये ऊष्म वियोजन है। इसी प्रकार से CaCO3 जो है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है, आपने यहां पर उसको ऊष्म दिया, तो यहां पर क्या हुआ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटकर 2 भागों में बिखर गया। इसी प्रकार से, ठीक है, यहां पर हमारा PbNO3, ठीक है, O2, और उसके बाद जब हमने ऊष्म दिया तो Pb, ठीक है, O, ठीक है, ये हमारा पहला पदार्थ बना, ठीक है, उत्पाद, और दूसरा उत्पाद हमारा ये, और तीसरा उत्पाद ये। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऊष्म वियोजन किसे कहा जाता है, जिसमें हम ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से विद्युत वियोजन है, विद्युत द्वारा, ठीक है, धारा प्रभावित करने, ठीक है, वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं H2O जो है हमारे पास ये आ गया, ये जल का अणु है, यहां पर इसको हमने क्या करा, विद्युत धारा के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। तो हमारा जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुआ है, ये विद्युत धारा के द्वारा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे विद्युत वियोजन। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद हमारे पास तीसरे प्रकार की बात करेंगे। तीसरा प्रकार है हमारे पास, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। इसका मतलब है अगर आप प्रकाश के द्वारा किसी वियोजन को, ठीक है, आगे करवाते हैं तो वो प्रकाशीय वियोजन होगा। जैसे कि AgCl था हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड था, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में हमने रखा तो Ag अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया, ठीक है, तो ये हमारा प्रकाशीय वियोजन है। AgBr था, सूर्य के प्रकाश में रखा, Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया, ये भी हमारे पास क्या, प्रकाशीय वियोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, 3 प्रकार हमने पढ़ लिए उस, ठीक है, वियोजन के, ठीक है, ऊष्म वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन के बारे में। अब यहाँ पर कुछ अधिक बिंदु बताता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कर यहाँ पर, ठीक है, धूसर, ठीक है, रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया या, ठीक है, कर यहाँ पर उपयोग, ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। और ये जो अभिक्रिया हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड वाली, इसको स्वयं, ठीक है, कर यहाँ पर श्वेत फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे स्वयं श्वेत क्या होता है, तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है फोटोकॉपी करने के लिए, उसमें जो हम प्रयोग करते हैं वो इसी अभिक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं जरा हमारे, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है आगे सवाल में, ठीक है, ऊष्म शोषीय अभिक्रिया है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि ऊष्म क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिसके अंदर ऊर्जा, ठीक है, मुक्त होती है, उसे हम ऊष्म क्षेपी कहते हैं। अब इसी का उल्टा जो है हमारे पास वो ये है कि अगर आप, ठीक है, ऊष्म देते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए अगर आपने ऊष्म की, ठीक है, आगे सुनिए, ऊष्म या किसी भी प्रकार की ऊर्जा को, ठीक है, उपस्थित करवाया है, तो उसे हम कहते हैं ऊष्म शोषी अभिक्रिया। कहता है जिन अभिकारकों में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्म प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्म शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम इस तरीके भी समझ सकते हैं इसको कि अगर जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो हमारी ऊष्म शोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को कराने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार से आगे ऊर्जा की उपस्थिति करवानी होगी, तभी जाकर वो आगे वियोजन अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तीसरे प्रकार की अभिक्रियाओं की, ठीक है, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या करता है, उसकी जगह से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। आप देख सकते हैं Fe था, एग्जाम्पल से पहले समझेंगे, परिभाषा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बच्चों। पहले हम यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे। Fe था, CuSO4 है, और हमारे पास क्या हुआ, जो कॉपर था ये Cu, ठीक है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील नहीं है आगे, और Fe जो है ये अधिक क्रियाशील है Cu से। तो यहाँ पर अब उत्पाद में क्या हुआ, आप देख सकते हैं, Cu हट गया, Fe जो Cu की जगह पर क्या आ गया, Fe आ गया, FeSO4 और Cu हो गया अकेला। इसका मतलब है यहाँ पर आयरन जो था वो अधिक क्रियाशील था, ठीक है, कॉपर से, तो कॉपर की जगह हटाकर वो खुद आ गया, ठीक है, और कॉपर को उसने अकेला कर दिया। इस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप जहां भी कहीं पे भी देखेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया को, ठीक है, कि जहां पर एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। कहता है
इन अभिकारकों में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ठीक है यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करेंगे आगे। अब देख सकते हैं लोहे की कील पर करा पर भूरे रंग की कॉपर की परत ठीक है करा पर जम गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्रियाकलाप है हमारे पास एक, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, हमारे चैनल पर इसकी लाइव वीडियो भी अपलोड होगी। ठीक है, इस अभिक्रिया की और इस प्रैक्टिकल की, तो आप उसमें ज्यादा देर समझ पाएंगे। ठीक है, और ये एक आध दिनों में आपके सामने ठीक है रख दी जाएगी या ये वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो कहता है लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, CuSO4 के नीले ठीक है विलायन रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक जो था अगर कॉपर को हटाकर उसकी जगह पर खुद आ गया, ZnSO4 बना और कॉपर अलग हो गया। ये भी हमारे पास ठीक है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात आगे करते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया की। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया से ही संबंधित है। अगर विस्थापन अभिक्रिया एक बार हो रही है, कोई एक तत्व एक जगह से हटकर दूसरी जगह आ रहा है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया है। अगर मान लीजिए दो तत्व इधर से उधर जा रहे हैं, तो वो हमारा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर बताता है आयनों के आदान प्रदान को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो परिभाषा में कहता है इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से होता है। कह रहा है इसमें जो उत्पाद का निर्माण होगा वो दो यौगिकों के बीच में आयन के आदान प्रदान से होगा। अब उदाहरण से समझते हैं Na2SO ठीक है 2 था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास SO4 है। ठीक, और उसके बाद ठीक है BaCl2 से इसकी अभिक्रिया करी तो Ba जो था वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और Na जो था वो Cl के साथ चला जाएगा। तो यहां पर जो आयनों का आदान प्रदान हुआ है तो इसे हम कहेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको अगर दो बार दिख रहा है कि कोई अधिक क्रियाशील तत्व एक जगह से हटकर दूसरी जगह और वो दूसरा वाला अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह आता है, तो हम उसे कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए एनसीईआरटी आप खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। ना समझ में आए तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो आपको, हम आज जरूर उसका आंसर देंगे। कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा कि कोई भी ठीक है बच्चा ऐसा ना हो जो सवाल करे और उसका सवाल का जवाब हम ना दे पाए बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास ठीक है ये चौथा था, चौथे प्रकार की अभिक्रिया थी। ठीक है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर ठीक है पांचवें प्रकार की ठीक है यहाँ पर अभिक्रिया पे, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन ठीक है ये एक ही अभिक्रियाएं हैं, बस इसके अंदर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये पांचवें प्रकार की अभिक्रिया में ली जाएगी। उपचयन जो होता है हमारे पास, अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है बच्चों कहीं पर, क्या मतलब ऑक्सीजन कहीं पर जुड़ रहा है, तो वो हमारा उपचयन होगा। उपचयन की दो परिभाषा है, अपचयन की भी दो परिभाषा है। तो सबसे पहले परिभाषा को देख लेते हैं। तो उपचयन कब होगा, कह रहा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम उसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब अगर ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन उसके संग जुड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो हमारा उपचयन हुआ है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी ठीक है परिभाषा की। तो कहता है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हर्ष हो, हर्ष का मतलब होता है कमी। अगर हाइड्रोजन मान लीजिए किसी पदार्थ से हट रहा है या कम हो रहा है या निकल रहा है या विस्थापित हो गया है, तो उसे हम कहेंगे उपचयन। उसे भी हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा है, आगे इसका मतलब है ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये उपचयन है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर भी उपचयन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन हमारे पास ठीक है CuO था, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। अब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर जो हाइड्रोजन है ये तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। ठीक है, वृद्धि हो गई, इसका मतलब ये उपचयन है। ठीक है बच्चों, और अब बात करते हैं अपचयन की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसे हम कहेंगे उपचयन। ठीक है, अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन हट गया है, तो कॉपर के केस में यहाँ पर अपचयन होगा। ठीक है बच्चों, परिभाषा पे चलते हैं अपचयन की। कहता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष होता है, याद रखिएगा उपचयन जो है वो उल्टा बिल्कुल अपचयन है। उपचयन की जो परिभाषा है वही उल्टी अगर आप उसको विपरीत कर देंगे तो वो अपचयन की परिभाषा बन जाएगी बच्चों। ठीक है, कहता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष होता है, आपने देखा ऊपर में कहता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो उपचयन है, अगर ऑक्सीजन का हर्ष हो रहा है तो वो हमारा अपचयन है। ठीक है बच्चों, ऊपर देख सकते हैं आप जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का हर्ष होता है तो उसे उपचयन कहा जाता है, लेकिन अपचयन के केस में क्या है, कह रहा है यहाँ पर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं बच्चों, अपचयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया उपचयन। और जो कॉपर था ये ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन ऑक्सीजन जो है कॉपर से अलग हो गया उत्पाद में, आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हुई है, तो ये हो गया हमारे पास
अपचयन। बच्चों आज हमने ठीक है इस वीडियो के अंदर ठीक है अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में ठीक है पढ़ा है। अगली वीडियो जो हमारी पार्ट 3 होगी ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है और उन दैनिक जीवन के प्रयोग से और या उनके प्रभावों से कैसे हम बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप तीसरे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, बिना तीसरे वीडियो देखे आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा और तीसरे वीडियो में हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।